दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथाएं, सिंधु घाटी के पुरुष देवता, हड़प्पाई लिपि, मापतौल, मृदभांड, मुहरें, प्रतिमाएं, मृणमूर्तियाँ, अंतिम संस्कार, उद्भव, उत्थान और अवसान तथा हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि ये जितने भी वीडियो हैं हमारे ये सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन क्या था? हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के विषय में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति के द्वारा संचालित होती थी। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, अर्थात इनकी वाणिज्यिक अर्थात व्यापार की स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों ने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता का शासन था एक व्यापारी वर्ग के हाथ में था। वणिक वर्ग अर्थात व्यापारी वर्ग। हड़प्पा कालीन प्रशासन संबंधी इतिहासकारों का मत। इतिहासकारों ने अपने अपने मतानुसार बताया है कि हड़प्पा कालीन शासन किसके अंतर्गत था। पहले हैं हंटर। हंटर ने बताया कि राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन था। इन्होंने बताया कि हड़प्पा कालीन जो शासन था वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन था। व्हीलर ने बताया कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता को स्वीकारा। हड़प्पा काल में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता के स्वीकार, अर्थात मध्यम वर्ग ही केवल जनतंत्रात्मक और धर्म की महत्ता को स्वीकार किए थे, बाकी नहीं। ये व्हीलर बताते हैं। स्टुअर्ट पिगट ये बताते हैं पुरोहितों का शासन था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी माना। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना। किसने माना? स्टुअर्ट पिगट ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो आप सब याद रख लीजिए, ये कहे थे स्टुअर्ट पिगट ने। अगले हैं मैके महोदय। मैके ने कहा कि प्रतिनिधि शासन। हड़प्पा काल का जो शासन था वो प्रतिनिधि शासन था। बीबी स्टुर्ब इन्होंने बताया कि गुलामों पर आधारित था। बीबी स्टुर्ब ने बताया कि जो हड़प्पा काल का शासन था वो गुलामों पर आधारित था। और लोकप्रिय विचार अर्थात सभी का जो मत है सबका, तो कुछ लोगों का जो निष्कर्ष निकाला है उन्होंने बताया कि ये व्यापारियों का शासन था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार देखा गया है। अगला है सामाजिक जीवन। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा था, आइए ये देखते हैं। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। समाज की जो प्राथमिक इकाई थी वो परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक था। मुहरों पर जो चित्र अंकित हुए हैं तथा मातृ देवी की पूजा हुई है, उससे यह दिखाई देता है, इससे यह पता चलता है कि जो हड़प्पा समाज था वो मातृसत्तात्मक था, अर्थात माता, घर की मुखिया माता होती थी। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। वहाँ का नगर नियोजन, मकान का आकार, रूपरेखा तथा शव के दफनाने का ढंग को देखकर सैंधव ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ के कई वर्ग थे वहाँ पर, जैसे पुरोहित थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, शिल्पी एवं श्रमिक वर्ग, इन सब में विभाजित थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम तथा शांति प्रिय अधिक थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय अर्थात युद्ध में जो है वो रुचि नहीं रखते थे, वो हमेशा शांति बनाए रखते थे। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे, शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, अर्थात वे
शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज के साथ गाय, सूअर, बकरी और मछली आदि का मांस प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात भोजन में, खाने की वस्तुओं में अगर देखा जाए तो वे लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज तथा गाय, सूअर, बकरी और मछली का भी प्रयोग करते थे। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। अच्छा, ये ध्यान देना कि आभूषणों का प्रयोग, आभूषण मतलब जो गहने होते हैं, उनका प्रयोग पुरुष व महिलाएं दोनों करते थे। और वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहनते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की जो लड़ाई होती थी, जो लड़ाया जाता था, जैसे बकरे को लड़ाया जाता था, ठीक है, ऐसे जो है पशुओं का खेल भी मनोरंजन के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अब हम देखेंगे धार्मिक प्रथाएं। धार्मिक प्रथाएं क्या थी? हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियों बड़ी संख्या में मिली है। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। अर्थात स्त्री की मूर्तियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में पाई गई हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। एक मूर्ति है स्त्री का जिसके गर्भ से एक पौधा, वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दिया है। उसे माना गया ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, मतलब ये पृथ्वी देवी की प्रतीक माना गया, इसी की पृथ्वी देवी के रूप में पूजा होती होगी तथा इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस को कहा जाता है, तो मिस्र के लोग आइसिस की पूजा करते थे। उसी प्रकार ये माना गया कि जो हड़प्पा वासी थे ये पृथ्वी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के पुरुष देवता, सिंधु घाटी सभ्यता में एक पुरुष देवता, अर्थात पुरुष देवता का बार बार जो है उल्लेख मिलता है, पुरुष देवता की पूजा की जाती थी। तो पुरुष देवता कौन थे, आइए देखते हैं। पुरुष देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। एक मुहर है जिस पर पुरुष देवता हैं। उसके सिर पर 3 सींग है। इसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरे पैर रखकर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा तथा पैरों के पास 2 हिरण है। ध्यान देना, एक पुरुष देवता है, इनके सिर पर 3 सींग है और एक योगी है, एक योगी की मुद्रा में अर्थात पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा है और आगे आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पैरों के पास 2 हिरण है। ऐसा चित्र में अंकित है। अब आइए देखते हैं प्रतीक चिन्ह। धार्मिक प्रतीक क्या था? तो ताबीज मिला है। ताबीज से माना गया है कि ये भूत प्रेत से बचने के लिए प्रयोग किया जाता था। जो ताबीज है ये भूत प्रेत बचने के लिए प्रतीक था। बैल शिव का वाहन का प्रतीक बैल था। स्वास्तिक सूर्य का उपासना का प्रतीक, जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है ये माना गया ये सूर्य के उपासना का प्रतीक है। योगी शिव अर्थात योगीश्वर अर्थात शिव शंकर भगवान का प्रतीक। बकरा जो है मिला, उसका जो प्रतीक मिला है तो उसे माना गया बकरा बलि हेतु प्रयोग किया जाता होगा। श्रृंग शिव का रूप, श्रृंग मतलब सिंह जो होते हैं, ये शिव का रूप। नाग पूजा हेतु, नाग का जो उपयोग होता था, जो प्रतीक मिला है उससे माना गया कि पूजा के लिए प्रयोग किया जाता था। भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक, ये जो भैंसा है ये देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक माना गया है। युगल सवाधान अर्थात जहाँ पर 2 लोगों का जो है अंतिम संस्कार किया गया है, जहाँ पर दफनाया गया है 2 लोगों को, इससे ये माना जाता है पति के साथ पत्नी का सती होना। अर्थात उस समय भी शायद सती प्रथा होगा क्योंकि पत्नी के साथ पति को भी दफनाया गया है। तो युगल सावधान से ये पता लगता है कि उस समय
शायद सती का भी प्रथा था। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपत महादेव कहा गया है। जो मोहर पर चित्रित देवता हैं उन्हें पशुपत महादेव कहा गया है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं और ये माना गया है कि सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन था। वृक्षों और पशुओं की पूजा, वहाँ के लोग वृक्षों और पशुओं की भी पूजा करते थे। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा करते थे। एक मुहर पर सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। इससे पता लगा भाई ये लोग वृक्ष को ईश्वर मानते थे और वृक्ष की भी पूजा करते थे। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। अनेक मुहरों पर पशुओं की आकृतियाँ अंकित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है। उसके बाद कुबड़ वाला सांड। यहाँ से गौ पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा काल से गौ अर्थात गाय के पूजन का प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष की, पशु की और मानव के रूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी, ये पूजा जरूर करते थे लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे, अर्थात मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग ताबीज़ धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी अर्थात कोई मंदिर नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। आज भी हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो मांगलिक माना जाता है। जहाँ भी शुभ कार्य होता है वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। इस जो ये प्रतीक है इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। आइए अब देखते हैं हड़प्पाई लिपि, वहाँ की लिपि क्या थी अर्थात लिखने की विधि। सिंधु लिपि के विषय में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले विद्वान अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु लिपि के विषय में अगर किसी ने विचार किया सर्वप्रथम तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने 1873 ईस्वी में बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। कनिंघम ने बताया कि ये जो लिपि है हड़प्पा लिपि ये ब्राह्मी लिपि है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में L.A. बैडेल ने किया था। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1925 में L.A. बैडेल ने किया था। ध्यान देना, पढ़ने का प्रयास किया था इन्होंने, L.A. बैडेल ने। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 ईस्वी में मिला था तथा 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। चित्रात्मक लिपि के कारण अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात उन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी की, या उनका साहित्यिक योगदान क्या था ये अभी तक नहीं पता चल सका, क्योंकि अभी तक उनकी लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका। पत्थरों की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक अक्षर हैं, अर्थात 250 से 400 तक भाव चित्रात्मक अक्षर प्राप्त हुए। अगर पूछा जाए कि भाई सिंधु सभ्यता या हड़प्पा काल में जो भाव चित्रात्मक अक्षर मिले वो कितने हैं, तो 250 से 400 तक। चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानवकृत आदि के चिन्ह मिलते हैं। मछली, चिड़िया, मानवकृत आदि के चिन्ह मिलते हैं इनकी लिपियों में। सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें संभवतः अधिकांश दाएं से बाएं लिखे मिले हैं। जो सिंधु लिपि होती थी वो दाएं से बाएं लिखे जाते थे, जैसे कि फारसी लिपि भी दाहिने से बाएं तरफ लिखी जाती है। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि। कुछ लिपि अर्थात कुछ लिखे हुए अक्षर बाएं से दाएं मिले हैं, वो ब्राह्मी लिपि है। एवं कुछ के गोमूत्रिका लिपि का प्रयोग,
कुछ के गोमुद्रिका लिपि का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त ठीकरे से मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो भारतीय लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। ये माना गया कि यहाँ की जो लिपि है वो वर्णात्मक नहीं, अक्षरों में नहीं लिखा गया, ये चित्रलेखात्मक अर्थात चित्रों के आधार पर लिखा गया है। अब आइए देखते हैं माप तौल। यहाँ का मापने या तौलने का क्या आधार होता था, कैसे मापा तौला जाता था। तो बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। बाट अर्थात जो वजन करने की मात्रा होती है, जैसे किलो, हाँ, ये सब होता है, तो ये बाट, इसे बाट कहते हैं। बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। अर्थात 16 के अनुपात में जो है बाट का मात्रा था, मापने की इकाई। हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था। यहाँ ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है, अर्थात कुछ ऐसे डंडे मिले हैं जिस पर निशान लगा है, तो इससे माना जाता है कि यहाँ पर मापा जाता था, अर्थात इनको माप का भी ज्ञान था। अब आइए देखते हैं मृदभांड। जो मृदभांड होता है अर्थात मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसी को मृदभांड कहा जाता है। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पावासी कुम्हार के चाक का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई मृदभांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। हड़प्पाई मृदभांड जो उनके मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं उनमें वृत्त का या वृक्षों की जो है चित्र या आकृतियाँ बनी हुई हैं। मृदभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। जो मृदभांड थे वो लाल व गुलाबी रंग से रंगे गए हैं। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ है। मृदभांडों पर सिंधु लिपि मिलते हैं। जो मृदभांड है उन पर सिंधु लिपि मिलती है, अर्थात कुछ लिखा गया है उस पर। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है। लोथल से एक मृदभांड मिला है जिस पर एक चित्र बना है, जो वृक्ष पर मुंह में मछली लिए हुए एक पक्षी बैठा है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पंचतंत्र का कथा या कहानी कहाँ प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अब आइए देखते हैं मुहरें। यहाँ की मुहरें कैसी थी। तो हड़प्पा संस्कृत की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मुहरें हैं। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई हैं। इन मुहरों पर लघुलेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। मुहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं। सैंधव मुहरें प्रायः बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृतियाँ अंकित मुहर मिली है। ध्यान देना, नाव की आकृति का मुहर जो है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से मिला है। अंतिम संस्कार। अच्छा, सिंधु सभ्यता में मृतकों की अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं थी। पहला था दाह संस्कार। इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद जो अवशेष बचता था मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। ये अक्सर हिंदू विधि विधानों में देखा जाता है। ये सर्व प्रमुख प्रथा थी। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था, अर्थात पूरे शव को जो है दफना दिया जाता था। ऐसा आप मुस्लिमों के विधि विधान वाले उनके परंपरा में देखते होंगे कि वो दफना देते हैं। तीसरा है आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। ये पारसी विधि से मिलती जुलती प्रथा है। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम अर्थात सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर में दफनाया जाता था।
अर्थात जब उन्हें दफनाया जाता था तो उनका जो सिर होता था वो उत्तर की ओर होता था और जो पैर होता था वो दक्षिण की तरफ होता था। इसमें अपवाद हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में। अर्थात अपवाद ये है कि हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर कर दिया गया, अर्थात सिर जो है दक्षिण में और पैर उत्तर में, और लोथल में पूर्व पश्चिम में, सिर पश्चिम पूर्व में और पैर पश्चिम में, ऐसा दफनाया गया है। रोपण में पश्चिम पूर्व में, रोपण में भी जो है पश्चिम में सिर और पूर्व में पैर। मृतक को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, मतलब ऐसे प्रमाण मिले हैं यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर जो है सिर उत्तर में और पैर दक्षिण की ओर होता था। सामान्यतः एक कब्र से एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युगल समाधिकरण मिले हैं। ध्यान देना, कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युगल, अर्थात 3 युगल मतलब युगल जोड़े मिले हैं 3 स्थानों पर, 2-2, जहाँ पर 2-2 कब्र मिला है, 2-2 लोगों का जो है अवशेष मिला है, तो वहाँ माना गया यहाँ पर युगल समाधि भी होता था, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। कालीबंगा में एक स्थान पर मिला है 2 लोगों के दफनाने का प्रमाण, और लोथल में 3 स्थानों पर मिला है 2 लोगों के दफनाने का प्रमाण। रोपण की एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। रोपण में एक प्रमाण मिला है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ लोथल में, अब देखो, रोपण में जो है कुत्ते, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, लेकिन लोथल में जो है मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये सब बातें ध्यान देते रहिएगा। अब आइए देखते हैं उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृत का अस्तित्व संभवतः 2550 ईसा पूर्व अर्थात 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य रहा। यह संस्कृत एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती थी। मोहनजोदड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृत के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। संभवतः सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बढ़ी और पुनः दूसरी सहस्राब्दी 2000 ईसा पूर्व के आरंभ में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा परिवर्तित हो गई, जिससे फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश पूर्णतया नष्ट हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृत को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम है। तो इसमें यह भी माना गया कि यहाँ की ज़मीन धंस गई, यहाँ पर बाढ़ आया और यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, जिससे वहाँ का पतन हो गया, सभी लोग नहीं रह गए। और ये भी माने, कुछ लेखकों ने माना है कि यहाँ पर भूकंप आया, जिससे सिंधु नदी की जो धारा थी वो बदल गई, और धारा किधर हो गई, जिधर लोग निवास करते थे, जिससे वहाँ का पतन हो गया। और कुछ मत ये भी है कि आर्यों ने इनको जो है नष्ट कर दिया, अर्थात आर्यों ने इन पर आक्रमण करके यहाँ से भगा दिया। लेकिन आर्यों के नष्ट करने का जो प्रमाण है, ये बहुत कम साक्ष्य इसके मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के पतन में इतिहासकारों का मत, कई विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार बताया कि इनका पतन कैसे हुआ। तो पहले विद्वान है गार्डन चाइल्ड व व्हीलर। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर बताते हैं कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई। इन्होंने बताया कि जो सिंधु निवासी थे, हड़प्पा निवासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इन पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इन्हें नष्ट कर दिया। दूसरे जो विद्वान है जॉन मार्शल, इन्होंने बताया कि इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। जॉन मार्शल ने कहा कि भूकंप उत्तरदायी था, प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। भूकंप आया और जिससे प्रशासनिक शिथिलता थी,
प्रशासन व्यवस्था नहीं सही था, जिससे यहाँ का विनाश हुआ। तीसरे विद्वान है अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल। अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। चौथे हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने बताया कि संसाधन में कमी हुई, वनों का कटाव होने लगा एवं पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण पतन हो गया। अर्थात पारिस्थितिक असंतुलन बना, जिससे लोग जो है नष्ट हो गए। पांचवें विद्वान है आर.एल. स्टाइन। आर.एल. स्टाइन ने कहा कि ईंटों के पकाने तथा घरों के निर्माण के लिए व्यापक वन कटाव के कारण जलवायु परिवर्तन होने से यह सभ्यता नष्ट हो गई। आर.एल. स्टाइन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। छठे विद्वान है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। उन्होंने बताया कि यहाँ का आधार विदेशी था, इसलिए यहाँ आकस्मिक अंत हुआ, अर्थात इनका तत्काल पतन हो गया। लैम्ब्रिक, अगले विद्वान है लैम्ब्रिक। सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, लैम्ब्रिक ने कहा कि सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे यहाँ के लोग नष्ट हो गए। एम.आर. साहनी बताते हैं कि यह सभ्यता भारी जल प्लावन के कारण नष्ट हुई। भारी जल प्लावन अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जल यहाँ पर इकट्ठा होने लगा, अर्थात जल बहने लगा इसी एरिया में, इसीलिए यह सभ्यता नष्ट हो गई। राइक्स व डेल्स डी.डी. कौशाम्बी बताते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। इन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों को आग लगाकर इनकी सामूहिक हत्या कर दी गई। तो आपने देखा कि जो है इनके पतन का कारण क्या था। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने मतानुसार बताया कि इनका पतन कैसे हुआ। अब आइए देखते हैं हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था। हड़प्पा संस्कृति संभवतः 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। संभवतः ये माना गया कि इनकी जो अस्तित्व थी ये 1900 ईसा पूर्व तक रही। नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में दिखाई देते हैं। इनका काल संभवतः 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पाषाणिक है, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। गाँवों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बनाने में सहायता मिली। गिलुंद, जो आहार संस्कृति का स्थानिक केंद्र जैसा लगता है, आहार संस्कृति का जो केंद्र था गिलुंद में ईंटों की संरचनाएं मिली हैं, जिन्हें संभवतः 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। जोरवे संस्कृति बस्तियों में सबसे बड़ी दैमाबाद की बस्ती है। सबसे बड़ी जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती दैमाबाद की बस्ती है, जो लगभग 22 हेक्टेयर में बसी थी और जहां 4000 की आबादी रही होगी। इसके स्वरूप को आद्य नगरी कहा जा सकता है, परंतु अधिकांश जोरवे बस्तियां ग्रामीण हैं। नागरिकोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वात घाटी में मिली हैं। जो नागरिकोत्तर हड़प्पाई बस्तियां हैं वो स्वात घाटी में मिली हैं। यहाँ लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती करते थे। स्वात घाटी के निवासी चाक पर लाल व काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे। भारत में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में अनेक उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संघोल, हरियाणा में दौलतपुर एवं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुल्लास उल्लेखनीय है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास का प्रयोग धागे के लिए करते थे। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है। हड़प्पा की अंतिम अवस्था में एक कब्रिस्तान में
नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहां नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड मिले हैं। पंजाब और हरियाणा के अनेक स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं, जो आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हैं। तो यही बस इतना ही, जिसमें पूरे हड़प्पा सभ्यता का विवरण था। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।